हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है स्टूडेंट इसी टाइम पे। तो स्टूडेंट्स, हम इसमें देख रहे हैं कुछ इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी प्रेस कर देना पड़ेगा। ये इसका पार्ट 3 होने वाला है। इसके पहले हमने पार्ट 2 और पार्ट 1 हमने अच्छे से देख लिया है। और अगर आपने वो सारी वीडियोज़ नहीं देखा तो उसकी लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अगर आपको किसी प्रकार की समस्या आती है, प्रॉब्लम है, तो उसका निवारण हम आपके कमेंट बॉक्स को देखते हुए करेंगे। तो आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही है आप उसे हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आपको उसका सलूशन जरूर देंगे। तो आज हम देखने वाले हैं गोली दर्पण में परिवर्तन के नियम। ये आपके लिए 2 नंबर या 3 नंबर में आपके लिए पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसका प्रथम नियम क्या है। दर्पण की मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। कैसे? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे आपको मैं फिगर भी दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए, ये आपके सामने फिगर आ गया है। तो हम नियम और फिगर दोनों को एक साथ लेकर चलने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके सामने दिख रहा है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका दर्पण है, इसके मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण। ये जो प्रकाश किरण चल रही है, आप इस रेड लाइन को देखिए, जो चल रही है, चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण के परावर्तन के पश्चात जब इसका परावर्तन होता है तो यह सदैव फोकस से होकर जाती है। यह सदैव कहाँ से? फोकस से होकर जाती है। यह आती हुई प्रतीत, यह देखिए यहाँ पे ये जो डॉट डॉट लाइन बनी है, यह आती हुई प्रतीत होगी। अवतल में जाती हुई अर्थात ये जाएगी, और उत्तल में आपकी प्रतीत होगी, जाती हुई या प्रतीत होगी। ठीक है, या ये बात आपको समझ में आ रहेगी। देखिए, कुछ इस प्रकार से जब प्रकाश किरण कुछ इस प्रकार से जाएगी और जाने के बाद जिसका परावर्तन होगा तो ये हमेशा एफ से ही जाएगी, एफ से होकर करके जाएगी। कब? जब ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी। जब मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आएगी तो उसका जब परावर्तन होगा तो वो उसकी एफ से होकर जाने वाली है। आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो अब हम इसके देखेंगे दूसरे नियम को। तो बात अगर हम दूसरे नियम को की करें तो दूसरे नियम में हमको क्या दिखाई देता है कि दर्पण के मुख्य फोकस से होकर जाने वाली या मुख्य फोकस की ओर आने वाली। कैसे? दर्पण के मुख्य फोकस की ओर जाने वाली या उसकी तरफ आने वाली कोई प्रकाश किरण है, या उसकी तरफ जा रही है या उसकी तरफ आ रही है। जाएगी कब? अगर इसमें होगी तो ये जाएगी, अगर इसमें होगी तो ये आती हुई प्रतीत होगी। ठीक है, तो क्या होगा? जब उसका परावर्तन होगा वह प्रतीत होकर मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगी। अर्थात ठीक इसी को उल्टा है। ये जो अभी आपने देखा प्रथम नियम, यह उसी का ठीक उल्टा होने वाला है। तो अगर इसके हम फिगर की बात करें तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने इसका फिगर दिखाई देगा। देख लीजिए। देखिए, जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष की तरफ, देखिए मुख्य अक्ष की तरफ आती हुई, इसे फोकस की तरफ जब कोई आती हुई प्रतीत होगी, मुख्य अक्ष की फोकस की ओर आती है या आती हुई प्रतीत हो रही है, प्रतीत हो रही है, तो इसका जब परावर्तन होगा तो कुछ इस प्रकार से यह मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका मुख्य अक्ष है, इसके समांतर, इसके सीधे में हो जाएगी, इसके सीधे में हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बात इसके तीसरे नियम की करें, देखिए इसका तीसरा नियम। तो अब हम इसके बाद अगर तीसरे नियम की करें तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर, दर्पण की वक्रता केंद्र से, कहाँ? इसके वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण होकर जाती है, अगर दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर कोई प्रकाश किरण जाती है तो जाने वाली प्रकाश किरण कैसी? प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन, जब उसका परावर्तन होता है तो परावर्तन के पश्चात वो अपने मार्ग पर ही वापस हो जाती है। अर्थात ये इधर तरफ ही जाएगी, टकराने के पश्चात वो उसी पे वापस लौट जाएगी। आपको शायद फिगर से समझ में अच्छे से आएगा। तो अगर हम फिगर की बात करें, देखिए कुछ इस प्रकार से ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, यह आपका अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है, यह इसका मुख्य अक्ष है, और यह सी यानी ये वक्रता केंद्र से अगर कोई प्रकाश किरण होके आती है, ये इस तरह आती है, ये देखिए तीर यहाँ पे लगा हुआ है, आती है, तो यहाँ पे टकराने के पश्चात ठीक उसी पे वापस हो जाएगी, यह उसी पे वापस हो जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण आती है उसी वापस हो जाएगी। ठीक, अगर इसी प्रकार से हम इसमें देखें तो वह ऐसे आएगी और यह ऐसी प्रतीत हो रही है कि जिससे सी की तरफ आ रही है, यह इसके वक्रता केंद्र की तरफ आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, लेकिन टकराने के पश्चात यहीं से वापस हो जाएगी, यहीं से ये वापस हो जाएगी। आपको तीनों नियम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको नहीं आया तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, इसका सोल्यूशन आपको हम जरूर से जरूर देने वाले हैं। इसके बाद हमें अगला जो हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, क्या है कि
आर तथा एफ में संबंध, आर और एफ में संबंध आगे हमें देखना है। तो अगर हम आर एफ में संबंध देखें तो हमने कुछ इस प्रकार का संबंध पढ़ा हुआ था, एफ इक्वल टू 1/r, एफ इक्वल टू 1/r, हमने कुछ इस प्रकार का संबंध पढ़ा हुआ था। अगर आपने हमारी फिजिक्स की वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका जो लिंक है वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर हमने बहुत ही डिटेल से सारी चीज़ों को बताने की कोशिश की है। तो अगर यहाँ पर हम एफ की बात करें तो एफ क्या है, फोकस दूरी है, एफ फोकस दूरी है, और जो आर है वो आपका त्रिज्या है। आर क्या है, आर त्रिज्या है, एफ फोकस दूरी है। तो इसका संबंध क्या है, एफ इक्वल टू 1/r। आगे हम अगर इसके देखें, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, ये देखिए, ये आपके न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये फार्मूला अधिकांश यूज होगा। तो अगर फार्मूला क्या है, तो गोली दर्पण में यू वी एफ में संबंध, ये हमको याद रख लेना है। ये आपके लिए 1 नंबर में वो वस्तुनिष्ठ जो क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछा जा सकता है। तो क्या होता है, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f, ठीक है, 1/f। अगर हम इसमें जानना चाहें कि u क्या है, तो u क्या होता है, ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु की दूरी u होता है। अगर बात v की करें तो v क्या होता है, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी होता है। इसके बाद अगर हम बात f की करें तो यह फोकस दूरी होता है, ये हमने भी देख लिया है। तो इतना तो हो गया। अब इसके बाद जो अगला हमें कुछ यहाँ देख लेना चाहिए, नोट हमने यहाँ कुछ लिखा हुआ, क्या इसका नोट है कि अवतल दर्पण में, देखिए आप ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हमने नोट लिखा हुआ है। क्या लिखा है, अवतल दर्पण में यू वी एफ ऋणात्मक होता है, यानी जो आपका यू होगा, वी होगा, एफ, यू वी एफ, यह तीनों ऋणात्मक होंगे। जब आप इसको हल करेंगे तो इस पर माइनस यूज होगा, ठीक है, इसको यूज करते हैं माइनस यूज होगा। और उत्तल दर्पण में जो आपका यू होगा वो माइनस होगा, तथा वी एफ, ये जो आपका वी एफ, ये दोनों पॉजिटिव होंगे, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों धन होते हैं, और वी माइनस होता है कब, उत्तल दर्पण में। आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद अगर हम आपको बता दें कि डिटेल वीडियो इन डिस्क्रिप्शन, इसकी सारी जो डिटेल वीडियो हमने इसको सब बताया हुआ है, उसका जो लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अब आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट अगला क्या आ जाता है कि रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन के बारे में अधिकांश आता है, तो शायद मुझे थोड़ा सा आपको बताने की आवश्यकता पड़ेगी कि रेखीय आवर्धन क्या होता है, आपको याद कराने की आवश्यकता पड़ेगी। क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत, मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, कैसी नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु के लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। आपको बात समझ में आई, प्रतिबिंब की लंबाई मुख्य अक्ष से नाप रहे हैं, ठीक है, अर्थात मुख्य अक्ष की लंबाई से प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को, अर्थात उसके बटे में उसके जो अनुपात होता है उसे रेखीय आवर्धन कहते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार सा फार्मूला हमारे सामने आ जाता है, इस प्रकार का फार्मूला, रेखीय आवर्धन इक्वल टू प्रतिबिंब की लंबाई अपान वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई। तो अगर हम इसको लिखते कैसे लिखना चाहे तो हमने यहाँ पर जो लंबाई हमने एच से हमने लिखा हुआ है, रेखीय आवर्धन को एम से लिखते हैं, हमने एच से लिखा हुआ है। यहाँ पर हमने एच डैश लिखा हुआ क्योंकि ये प्रतिबिंब, ये उसकी प्रतिबिंब की लंबाई है, तो हमने क्या लिखा है, एम इक्वल टू एच डैश अपान एच। तो ये डैश हमने ऊपर क्यों लिखा है, क्योंकि ये प्रतिबिंब की लंबाई ऊपर की तरफ रहेगी और वस्तु की लंबाई नीचे की तरफ रहेगी। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो के लिए इतना ही। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आपको सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपका हेल्प जरूर ही करने वाले हैं। आपको वीडियो को शेयर कर देना है और लाइक भी कर देना है। चैनल को आप अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपने नहीं किया तो आपको कर ही लेना चाहिए, क्योंकि ऐसी हम बहुत ही कमाल की शॉर्ट वीडियो को आपके सामने लाते रहेंगे और हम इसमें ट्रिकी भी वीडियो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपको फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।